बहुत जोरदार स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ बने हुए हैं हमारे देश की शान किसान ओमगिरी गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है ओमगिरी जी का, जो हमारे देश की शान है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आर मेघवाल जी। नमस्कार। जोरदार स्वागत। और हमारे साथ बने हुए हैं उसी जोश के साथ, उसी खरोश के साथ, उसी उत्साह के साथ हमारे प्रतियोगी। हमारे पहले प्रतियोगी हैं ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश सोलंकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है सीताराम चौधरी जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं हीरालाल गुर्जर जी। जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चौथे प्रतियोगी श्यामलाल गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां सभी प्रतियोगियों के लिए। इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी याद ताजा करते हैं। देखते हैं कल क्या क्या हुआ था। इसके लिए देखते हैं कल की झलकी। बाजार से चीज लाते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। प्राकृतिक रूप से हमारे को जो चीज़ें मिल रही हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके हम कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर आर मेघवाल, जो कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर काजरी से हैं। और आपका समय शुरू होता है। पहले नंबर पर रहे हैं सीताराम जी, जिन्होंने 14 में से 13 नंबर लिए हैं। गोपाल जी। जी गोपाल जी। कल प्रतियोगी बड़ी जोर शोर से भागते हुए आए थे। जी हाँ। और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था और काफी स्टेमिना और ताकत और जोश दिखाया था। और वही आज भी दिखेगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है। तो जब प्रतियोगी तैयार हैं, जजेस तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और हमारे दर्शक भी तैयार हैं, तो फिर देर किस बात की। बढ़ते हैं आगे। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। ये पौधे रखे हुए हैं, इधर कुछ बीज रखे हैं, खेत सजे हुए हैं। समझाइए मुझे कुछ क्या होने वाला है। प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होने वाला है। आपको नहीं, प्रतियोगियों को समझाता हूँ। यहाँ पर कुछ बेर के पौधे रखे हैं। आपको बेर जो है अपने अपने खेत में लगाने हैं और अंतर्वर्तीय फसल के हिसाब से आपको कुछ फसलें चुननी है और वो भी लगानी है। आप ये मानकर चलिए कि आपका एक एक खेत जो है वो 20 फुट बाय 20 फुट का खेत है। ये ऐसे आपको मानना है। देखने में तो आपको पता लग रहा है 20 फुट का नहीं है। यहाँ पर कुछ औजार रखे हैं, पानी है और कुछ ऐसे बीज हैं, फसलें हैं जो लग सकती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हमने दोनों मिक्स करके रखी हैं। आपको चुननी है, सही चयन भी करना है, सही तरीके से लगाना भी है। समय भी कम लेना है, लेकिन सफाई से और तरीके से लगाना भी है। और पूरा का पूरा खेत जब आपका हो जाए आप हमें बता दीजिएगा, हम समय नोट कर लेंगे। बाकी हमारे जजेस तय करेंगे कि किसका खेत सही तरीके से लगाया गया है। जी हाँ, तो 20 फुट बाय 20 फुट का खेत आपको मानना है। इसको तैयार हैं आप लोग? तैयार है जी गोपाल जी। गोपाल जी, किससे शुरुआत की जाए? ओम प्रकाश जी से की जाए। ओम प्रकाश जी, तो आप अपना खेत शुरू कीजिए। अब चलिए, जल्दी पूरी विधि से करना है, समय भी कम लेना है। ये एक तरह से खेत का छोटा मॉडल हम इसको कह सकते हैं। एक जी बिल्कुल। प्रतीक। बहुत बारीकी से हमारे विशेषज्ञ और हमारे जो आज के मेहमान किसान हैं, देश की शान हैं, गोस्वामी जी, वो देख रहे हैं बहुत बारीकी से। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत भी है। उसी से तय होगा कौन है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान।
20 फुट बाई 20 फुट का खेत है ये, उसी हिसाब से चीज़ें लगानी हैं। पाल जी, जी गुरपाल जी। एक महाकवि थे, वो कह गए थे कि बेरी का बेर, इमली का बूटा, बेरी का बेर। अभी जो बेर होता है वो बेरी से होता है। जी जी। तो शेर जो होता है वो शेरी से होता होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह। लेकिन देर जो होता है वो देरी से होती है। लेकिन दूध डेयरी से आता है। दूध डेयरी से आता है। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को। जी। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा था कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। शुभ काम में देरी क्या? जब आपका खेत तैयार हो जाए आप हमें बता दें। बैठ भी सकते हैं। जब खेत तैयार हो जाएगा हमारा, तो लग रहा है। ओम प्रकाश जी आराम से बैठ गए हैं। और अब देखते हैं कि इस पर हमारे विशेषज्ञों की क्या राय है, क्या उनका कहना है कि ये क्या सही विधि है। जब पूरा हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। समय नोट कर लिया जाए। इन्होंने लिया है 3 मिनट का समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। सीताराम जी अब आपकी बारी है। यह आपका खेत है। सीताराम जी, बजा दूं? बजा दो आराम से। आराम से? किस जोर से? जोर से। शुरू कीजिए। और आप आराम से मत कीजिएगा। जी हाँ, ओम प्रकाश जी ने काफी समय लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग तरीका है इनका। जी हाँ, अलग ही विधि, अलग ही तरीका। अब इसमें कौन सही कौन गलत, इसका निर्णय तो हमारे जो जजेस हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे आज की जो किसान हैं, आज की देश की शान किसान, वो ही करेंगे। लेकिन जी हाँ, एक काफ़ी अलग विधि से इन्होंने लगाया है। पॉलिथीन में एक धार भी जो है उन्होंने, जी, धार से काटा भी है। काटा है और उसके बाद एक्स्ट्रा। देखिए, अंतर्वर्ती फसल के लिए चुनाव कर रहे हैं और शायद मूंग को इन्होंने चुना है और उसके लिए अब औजार उठाया है और मूंग को ऐसे फैला दिया है। इसके बाद इन्होंने खेत को थोड़ा सा जोता है। यही शब्द मैं ढूंढ रहा था कि इसको, अगर ये 20 बाई 20 का फुट का खेत है तो इसको जोतना पड़ेगा, जो कि अभी जी। और कुछ करना चाहेंगे अपने खेत में? हो गया पूरा? और कुछ नहीं करना चाहेंगे आप? इन्होंने लिए हैं 2 मिनट और 42 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हीरालाल जी, हाँ, आ जाइए। हाँ भैया जी। हाँ आपका समय शुरू होता है। बजाओ बिल्कुल।
बच गया बिल्कुल, चलिए। एक गुल बच गया तो बचने दो। बीस फीट बाय 20 फीट का खेत का एक छोटा नमूना, एक मॉडल जिसको कह सकते हैं, वो हमने यहाँ बनाया है और उसी के हिसाब से प्रतियोगियों को बेर के पौधे लगाने हैं और साथ में इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर्वर्ती एक फसल लेनी है साथ में। वो कौन सी हो सकती है, उसका चुनाव, उसकी विधि, उसकी प्रक्रिया सही ढंग से जी होनी चाहिए। अंतर शस्य फसल या अंतर शस्य खेती भी कहा जाता है इसको। जी हाँ, जी हाँ, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जी। यानी एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें जी जो है, जी 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 एक फसल ना रखकर आप हमने भी काटा है, अच्छे से काटा है। इनके काटने का तरीका भी अलग इनका रहा। काटने का तरीका अलग है। पेड़ बोने का तरीका थोड़ा सा इनका अलग रहा। जी डेढ़ मिनट हुआ है अभी। काफ़ी मजबूती से गहरे में इन्होंने इन पौधों को लगाया। ये भी बाकियों से अलग। दो फसलें चुनी हैं इन्होंने, मूंग और बाजरा। मूंग और बाजरा, दो फसलों का चुनाव किया है। इन्होंने पहले हल जोत लिया है, देखिए खेत, और अब मूंग बो रहे हैं। बाजरा हो रहे हैं। उसके बाद 3 मिनट और 15 सेकंड हुए हैं। जब पूरा हो जाए आप बता दीजिएगा। ये जी पूरा। पूरा समय रोक लिया जाए। 3 मिनट और 35 सेकंड लगे हैं कुल मिलाकर। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने चौथे प्रतियोगी को, श्यामलाल जी। श्यामलाल जी तैयार हैं आप? तो आप अपना खेत बना सकते हैं। बहुत गहरी खुदाई कर रहे हैं। जी लेकिन एक बात आपने नहीं भूली, लंच में खाई आपने अरे कुछ जरूरी काम कर लिया। हाँ, प्लास्टिक तो खेत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। जी, इस पर चर्चा विशेषज्ञों से भी हमें होनी चाहिए। चाहिए, लेकिन उन्होंने भी प्लास्टिक को या शायद
राजस्थान में यही विधि प्रचलित हो, लेकिन इस शंका ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लास्टिक बाद में निकाल दिया। निकाल दिया है, प्लास्टिक को निकाल दिया। तरीका निकाला है ना जी, अपना जी, बिल्कुल। जी, काफी मुझे लगता है ये सही तरीका भी हो सकता है। सामान्यतः यही चलिए अब देखते हैं कौन सी अंतर्वर्तीय फसल चुनेंगे। मैं देख नहीं पाया, शायद जीरा उठाया मेरे उन्होंने। ख्याल से गाजर। पूरा इनको मुकाबला पूरा करने में लगे 2 मिनट और 54 सेकंड। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट कर आएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा ब्रेक के बाद। अब हम चाहते हैं कि एक बार जजेस सभी के खेतों का मुआयना कर लें। जी एक बार इधर आके देख लीजिए सभी खेत। नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। मुझे लगता है काफी सही प्रक्रिया थी, आपकी विधि थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक बार जजेस सभी के खेतों का मुआयना कर लें। जी एक बार इधर आके देख लीजिए सभी खेत। चारों प्रतियोगी अपना हुनर दिखा चुके हैं, सभी खेत अपने अपने सजा लिया उन्होंने। हमारे जजेस ने मुआयना भी कर लिया है। चलिए अब उनसे पूछते हैं कि क्या है फैसला, कौन है इस चरण में आगे, कौन है पीछे और क्यों। 4 नंबर पर ओम प्रकाश जी। चौथे नंबर पर ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी जो कि पहले आए थे वो चौथे नंबर पर हैं। जी उनको प्लांट लगाने की विधि, न प्लांट को काट, न खड्डा खोदा, न प्लांट लगाया। उसके बाद उन्होंने बाजरा, जो इंटरक्रॉपिंग में बाजरा नहीं बोते हैं, वो बाजरा बोया। टाइम भी ज़्यादा लिया। उन्होंने प्रॉपर कोई टेक्निक न अपनाई। जी प्रतियोगिता में सीताराम जी ने भाग लिया, वो तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर सीताराम जी। तीसरे नंबर पर हैं सीताराम जी। उन्होंने खड्डे तो खोदे जी परंतु थैली नहीं हटाई और उसमें मूंग बीजा, वो ठीक है। इसमें इंटरक्रॉपिंग में मूंग ले सकते हैं, इनका तीसरा नंबर है। दूसरे नंबर पर रहे हैं हीरालाल जी। दूसरे नंबर पर हीरालाल जी। जोरदार तालियां। हीरालाल जी ने खड्डा तो खोदा, प्रॉपर खड्डा नहीं खोदा। पौधे की थैली काटी पर थैली नहीं हटाई। फिर इन्होंने मूंग बोआ, ये ठीक है। बाजरा इनको नहीं बोना चाहिए, ये गलत है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया श्यामलाल ने। श्यामलाल जी के लिए तालियां। प्रथम जोरदार स्थान तालियां पर। श्यामलाल जी के लिए। श्यामलाल जी मुस्कुरा दीजिए, आप एक बार फिर से प्रथम स्थान मिला है आपको, मुस्कुराइए। इन्होंने खड्डा अच्छी तरह खोदा, प्लास्टिक ठीक तरह से हटाया, उसमें पानी दिया, उसमें जीरे की फसल बोई। ये इंटरक्रॉपिंग में जीरे की फसल ले सकते हैं और ऊपर से उन्होंने तुरंत सिंचाई भी की
जी, जोरदार तालियां, जैसा कि हमें लग ही रहा था गुरपाल जी। हालांकि समय बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से गड्ढा खोदा, फिर पानी दिया और पॉलीथीन हटाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे है। हिसाब से एक चूक रह गई, पॉलीथीन निकाल तो दिया लेकिन खेत के आसपास ही रह गया मेरे ख्याल से। अगर जजेस से पूछना चाहूंगा, पॉलीथीन प्लास्टिक जो होता है वो खेत में कुछ असर कर सकता है, उसको खेत से हटा देना चाहिए। बिल्कुल उसको हटाना चाहिए, वहाँ खेत में से नहीं बिखरनी, क्योंकि नुकसान ही। जी, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। पॉलीथीन यदि आपके खेत में है, एक तो जानवर खाली तो उसके पेट में जाएगा, तो जानवरों के पेट में जाने से वो भी नुकसान, जी, वो बीमार हो सकते हैं, उसकी पेट में गांठें बन सकती है। जी। तो मेन तो ये है। दूसरा, पॉलीथीन गलेगी नहीं भी, खेत में भी बिखरेगी तो एक पोल्यूशन भी होगा। जी, तो जहाँ तक वो थैली को नष्ट कर देना चाहिए। तो बाकी प्रतियोगियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम के बाद भी श्यामलाल जी से चर्चा कर लें कि कैसे उन्होंने सही ढंग से बेरी के पेड़ लगाए और कैसे सही ढंग से इंटरक्रॉपिंग की। तो इसी तरह से आपस में एक दूसरे को जानकारी देने से बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। गोस्वामी जी, ये जो अंतर्वर्तीय फसल होती है, ये क्या किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है? मिट्टी के लिए क्या काम करती है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये अंतर्शस्यीय फसल है जो मुख्य फसल के साथ साथ में इस फसल को जो कम बढ़ने वाली क्रॉप है, जैसे बेर के बगीचे में खरीफ में कपास लगा सकते हैं। जब कपास को पानी लगाते हैं तो उसके साथ साथ में उसकी सिंचाई भी आराम से हो जाती है। आम के आम और गुठलियों के दाम, एक तीर दो शिकार, एक पंथ दो काज। वाह। रबी की फसल में हम बेर के बगीचे में थोड़ी सी जगह कम रहती है, कम बढ़ने वाला जीरा, इसबगोल या मेथी की फसल हम आसानी से कर सकते हैं। जी, तो उसमें भी वही है, जिसे उसको पानी पिलाना है, साथ साथ में बेर के बगीचे को भी पानी लग जाता है। कोई भी दूसरा भी बगीचा है तो उसमें भी उसके हिसाब से कम बढ़ने वाली फसल आराम से लगा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। जी, और मुझे लगता है जैसा कि आपने कहा कि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार और आम के आम गुठली के दाम, इसके साथ साथ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, उसके लिए भी अंतर्वर्ती फसल जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हाँ, जैसे दलहनी फसल लगाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दलहनी फसल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जी, तो वो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, वो फिक्सेशन करते हैं। वो फसल जो मुख्य फसल को भी उसमें सहयोग मिलता है, उससे मृदा स्वस्थ बनी रहती है। और जिसमें जो मुख्य फसल में भी कोई छिड़काव करते हैं तो उसका साथ में उनका भी छिड़काव हो जाता है। तो जो छिड़काव का खर्चा है, पेस्टिसाइड का है चाहे फंजीसाइड का है, उसमें भी बचत आती है। जी, इससे लाभ होता है। इसमें मैं सर ऐड करना चाहता हूँ जी। इन्होंने तो जो इरिगेटेड एरिया है उनके लिए ये क्रॉप बताई है। बेर की जब बात करते हैं, बेर मुख्य रूप से रेनफेड एरिया में जहाँ पर खरीफ की फसल होती है, जहाँ बेर सिंचाई नहीं होती। हाँ, उसके लिए क्या, कौन सी क्रॉप, किस तरह से बेर पन पाए और कौन सी क्रॉप ले। जी। मुख्य रूप से जैसे हमारे काजरी का जो बेर है वो रेनफेड में लेते हैं, 3 साल तक तो उसको टाँके से पनपा दिया। फिर उसके बीच में जैसे खरीफ की मूंग है, मोट है या दलहन की दूसरी जो भी है वो फसलें लेते हैं। यदि वो बारिश कम होती है या फसल फेल हो जाती है तो बेर तो कम से कम फसल देता है। दूसरा, वन टाइम एक बार प्लांटेशन बेर का हो गया जी, तो 20 साल तक उसमें फ्रूटिंग होगी, तो ये एडिशनल इनकम उससे मिल जाएगी। फसल फेल हो गई तो भी ये बेर पैदावार दे देगा। तो ये किसान को ये सलाह दी जाती है कि आप बेर लगाएं, उसके बीच में दलहनी फसलें लगाएं। यदि फसलें फेल होती है तो बेर से फ्रूटिंग आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हम यहाँ के काजरी से ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे इस तरह से थाला बनाएं, बरसात का ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस पौधे की जड़ों में आए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उम्मीद करते हैं हमारे किसान मित्र ध्यान से सुन रहे हैं इन सुझावों को और इनका फायदा भी उठाएं। जी, और प्राकृतिक जो स्रोत है, जो पानी है, बिजली है, उसका कैसे सबसे बढ़िया उपयोग करें, वो भी इसमें बात आ जाती है। मैं गोस्वामी जी से पूछना चाह रहा था कि जो सौर ऊर्जा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो बाकी किसान भाइयों को भी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि उसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। हाँ, हमने 2 साल पहले सूर्य पंप का जो प्लांट लगाया है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लगाया सब्सिडी पे। उससे बिजली के बिल से झंझट मिट गया, पर्यावरण भी इससे दूषित नहीं होता। इसको दिन में सिंचाई भी कर सकते हैं। इसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ाया। आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि इसका बहुत कुछ फायदा है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत जानकारी के बहुत लिए। धन्यवाद। अभी लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी भरतपुर या डी कोटा? दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु खाद प्रयोग की जाती है? ए एजेटोबैक्टर, बी राइजोबियम, सी थायरम या डी क्लोरोपाइरोफॉस? नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले चरण में। इस चरण का नाम है प्रश्नों उत्तर का चरण, यानी कि क्विज राउंड। इसमें हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे। सही जवाब देने पर आपको अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, और उन्हीं अंकों के आधार पर तय होगा कि कौन है इस चरण का विजेता। आप लोगों से कई तरह के सवाल पूछेंगे। कुछ कृषि से संबंधित सवाल पूछेंगे, कुछ सामान्य ज्ञान के, और फिर आपसे कुछ पहेलियां भी पूछेंगे। तो गुरपाल जी, जी गोपाल जी। पहले शुरुआत की जाए कृषि से संबंधित सवालों से। जी चलिए, तो ओम प्रकाश जी से शुरू करते हैं। जी। ओम प्रकाश जी, खेती कृषि से संबंधित आपका सवाल है ये। सरसों में लगने वाला मुख्य कीट कौन सा है? ए फड़का, बी मोइला, सी तना मक्खी या डी मकड़ी? मोइला। मोइला, इन्होंने कहा मोइला। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी के लिए, क्या बात है। मोइला, ये इन्होंने सही जवाब दिया। तो आप सरसों उगाते हैं? हाँ, सरसों उगाते हैं। आपने कभी ये समस्या से जूझे हैं आप? नहीं, बहुत जूझ रहे हैं समस्या से, लेकिन हमारे समस्या आती भी नहीं है। क्यों? हम मतलब स्वामी जी से रेफरेंस बार बार ले लेते हैं। गोस्वामी जी से आप हाँ। मदद लेते हैं? मदद लेते हैं, फुल हेल्प। क्या बात है, क्या बात है। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा, ये मोइला क्या चीज है डॉक्टर साहब? ओम प्रकाश जी, यहाँ किसान भाई हैं, जैसे ये सरसों खड़ी है, अभी देखो बादल, जैसे बादलाई हो जाएगी, उस समय आप कहते हैं मेला या मोइला। ये मोइला एक सरसों में लगने वाला कीड़ा है, जिसको मारवाड़ी में मेला भी कहते हैं। अब ये कब आता है, किसान भाइयों को ये बताते हैं कि जिस समय बादल, अभी जैसे मौसम में बादल आ जाएंगे, उस समय ये कीड़े का ज्यादा प्रकोप होगा। तो इस कीड़ा यदि कंट्रोल नहीं किया, इसका रोकथाम नहीं की गई, तो फसल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फसल को नष्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। इसका मुख्य रूप से कंट्रोल के लिए मिथाइल पैराथियन 2% जो डस्ट आती है, 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरखाव करना चाहिए, तभी ये कंट्रोल होगी। और जब एक दिख जाए खेत में, किसान भाई खेत में जाएं, देखें कि ये मोइला आ गया है, तो उसी समय स्प्रे डस्टिंग करनी शुरू कर दें। यदि ज्यादा मात्रा आएंगे तो उस समय कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको समय पर कंट्रोल आते ही, जिस समय पहली बार आए उसी समय कंट्रोल कर लें। अब किसान भाई जिस समय जज कर लें कि अभी बादलाई हो रही है, तो मोइला खेत में आ सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तो रासायनिक तरीका हो गया, तो इसकी रोकथाम का क्या कोई जैविक तरीका भी है? यानी अभी जैविक तरीका तो कोई अभी निकला नहीं है जी। वैसे नीम कोटेड का भी वैज्ञानिक लोग ट्राई कर रहे हैं, पर अभी हमें किसान भाइयों को और हमें केवीको को ये ऐसा अभी रिजल्ट दिया नहीं है। जब हम देंगे तो किसान भाइयों को जैविक के बारे में हम बताएंगे। जी, तो इस पर प्रयास जारी है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीताराम जी से पूछते हैं कृषि से संबंधित एक सवाल। बाजरे की जल्दी पकने वाली उन्नत किस्म इनमें से कौन सी है? ए GM4, बी RMO 40, सी HHB 67 या डी RGC 1017? HHB 67 सर। HHB 67 आपने कहा, क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सर, ये सही है। सही जवाब दिया इन्होंने। सही जवाब। सही जवाब दिया। तालियां हो जाएं एक बार। इस किस्म का पूरा नाम है हरियाणा हाइब्रिड बाजरा 67। मुख्य रूप से ये यहाँ की राजस्थान की, वेस्टर्न राजस्थान की रामबाण किस्म है। इस किस्म की खासियत ये है कि ये 60 से 65 दिन में पक जाती है। मुख्य रूप से किसान लोग बाजरा जो बुआई करते हैं वो 90 दिन का बोते हैं। और यहाँ की जो बरसात की जो स्थिति है,
वो बहुत बरसात कभी जल्दी हो जाती है, कभी लेट हो जाती है। मुख्य रूप से अब यहाँ के राजस्थान के किसानों को 60-65 दिन वाली किस्में बोनी चाहिए। और इसका हमने केंद्र के द्वारा कई किसानों को यहाँ प्रदर्शन लगाए और उस किसानों का फीडबैक बहुत ही बढ़िया रहा। और किसान अभी देखते हैं कि करीब 35 से 40% किसान इस बाजरा में यही किस्म ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रतियोगी हीरालाल जी से पूछते हैं कृषि से संबंधित उनका सवाल। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी भरतपुर या डी कोटा? कोटा। इन्होंने कहा कोटा, क्या ये सही जवाब है? गलत। गलत। गलत जवाब है। ओहो, चूक हो गई। सही जवाब है भरतपुर। भरतपुर। दो जजेस हमारे जो बैठे हैं उन्होंने एक साथ एक सुर में कहा है भरतपुर। तो सर इसके बारे में थोड़ा और जानकारी किसान भाइयों को। जैसे हीरालाल जी को जिसने कोटा बताया, भरतपुर में है ICR का अनुसंधान केंद्र मस्टर्ड का। तो मुख्य रूप से वहाँ की कई किस्में निकली है जो हमने लास्ट जोधपुर जिले में टेस्ट की है। NRC-DR2, NRC नाम से कई किस्में हैं। तो वहाँ सरसों का अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। तो ये अनुसंधान केंद्र क्या करते हैं? सरसों की नहीं, वहाँ मुख्य रूप से ये प्रजनन, ब्रीडिंग, नई किस्में निकालते हैं पूरे जोधपुर, पूरे राजस्थान जोन के लिए, पूरे देश के जोन के लिए। फिर अलग अलग स्थानों पर उसका टेस्टिंग होता है। फिर जैसे जोधपुर जोन में कौन सी किस्म होगी तो जोधपुर जोन को देते हैं, या जोनल जरक है जो अलग अलग अनुसंधान केंद्र, उनको देते हैं कि भाई आपके जोन में कौन सी किस्म सूटेबल है जी। 3 साल तक वो जोन टेस्ट करता है, उसके बाद हम लोगों को देते हैं, हम किसानों तक ले जाते हैं जी। तो इसमें मुख्य रूप से सरसों की जो रायडे की जो किस्में हैं अभी जो मुख्य रूप से है वो है पूसा, जो निकली हुई है अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, जो PM 27 पूसा सरसों 27 नंबर है, बायो 902 है, आशीर्वाद है और वसुंधरा है। ऐसी करके जो उन्नत किस्में हैं, यूँ तो कई तरह की किस्में हैं पर लेटेस्ट जो किस्में हैं ये 3-4 किस्में हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी जो लेटेस्ट है उन किस्मों की बुआई करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मैं गोस्वामी जी से पूछना चाह रहा था कि ऐसे जो अनुसंधान केंद्र हैं वो एक सफल किसान बनने के लिए कितने ज़रूरी हैं और उनका किसानों से संपर्क कितना ज़रूरी है ऐसे अनुसंधान केंद्रों का? ठीक बात पूछी आपने। अनुसंधानों के द्वारा ही कोई नई चीज़ सामने आती है जी। अच्छा बीज आने पर ही पैदावार बढ़ सकती है। जैसे हमारे यहाँ कपास में एक BT जीन डाल के कपास दिया था, जो पहले सुंडी लगती थी वो अब लगनी बंद हो गई। उसका दुष्प्रभाव इतना था कि वो कभी कभी फसल को चौपट कर देती थी। अब उसमें एक भी, जैसे कोई शर्त लगा ले तो एक सुंडी भी उसमें नहीं मिलती। इसी प्रकार अनुसंधानों से यह किसानों को अच्छे बीज मिल सके। जी। जीरे में जो गुजरात का GC4 नाम का एक बीज आया, उसमें जो विल्ट रोधी किस्म है बहुत ही कम विल्ट लगती है, जिससे पौधा खड़ा खड़ा मुरझा जाता था, वो अब नहीं। तो अनुसंधान से ही सब कुछ ये क्रांति आई है, वो किसानों को बहुत ही फायदेमंद हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी राय है कि बाकी किसान भाई जो ये देख रहे हैं, किसान मित्र हमारे, वो आसपास के कृषि विज्ञान केंद्रों से, अनुसंधान केंद्रों से संपर्क बनाए रखें और लगातार उनकी मदद लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछते हैं श्यामलाल जी से। श्यामलाल जी, दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु खाद प्रयोग की जाती है? A एजेटोबैक्टर, B राइजोबियम, C थायरम या D क्लोरोपाइरोफॉस? राइजोबियम। आपने कहा B राइजोबियम। राइजोबियम कल्चर जो होता है, सही सही है। सही जवाब है। सही जवाब। जोरदार तालियां। क्या बात है, एकदम सही जवाब है श्यामलाल जी का। डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। मुख्य रूप से दलहनी जो फसलें हैं वो हवा की जो नाइट्रोजन है वो अपना फिक्सेशन करती है। यदि इन फसलों से अब राइजोबियम जो होता है पैकेट आता है, वो मुख्य रूप से लैब में तैयार होता है। उस राइजोबियम कल्चर को यदि हम बुआई से पहले उस कल्चर को जिस हिसाब से, जिस तरीके से बताया गया, उस कल्चर को यदि हम दलहनी फसलों में कहें, हवा का जो हवा में जो नाइट्रोजन है वो दलहनी फसलों फिक्सेशन कर दी। इससे 10 से 15% नाइट्रोजन की बचत होगी और अगली फसल के लिए भी फायदेमंद होगा। धन्यवाद। वक्त आ चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप जल्द ही लौट कर आइएगा।
तीन अक्षर का मेरा नाम, बहना टपकना मेरा काम, जब मेहनत ज्यादा होती है तब मेरी आमद होती है। दो मुंह वाली बड़ी निराली, ऊपर से चौड़ी अंदर से खाली, पीटो मुझे तो बजते हैं बोल, और गाने बजाने में मेरा है रोल। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा सभी का खेती से संबंधित प्रश्नों में। अब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। तो कहाँ से शुरुआत की जाए गुरपाल जी? तो सबसे पहले पूछते हैं श्यामलाल जी से। श्यामलाल जी से पूछते हैं। इनमें से कौन सा शहर मार्बल नगरी के नाम से मशहूर है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी किशनगढ़ या डी राजनगर? किशनगढ़। आपने कहा किशनगढ़, सही जवाब। सही जवाब, जोरदार तालियां। क्या बात है श्यामलाल जी, क्या बात है। सामान्य ज्ञान में भी और कृषि में भी क्या बात है, सारे सही जवाब हैं अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीरालाल जी से पूछते हैं सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न। हीरालाल जी, हाँ जी। राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ए अजमेर, बी उदयपुर, सी राजसमंद या डी जयपुर? उदयपुर। उदयपुर एकदम सही जवाब है। उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान में, क्योंकि काफ़ी सुंदर, बहुत ही खूबसूरत झीलें हैं और एक मुख्य झील है जो उदयपुर की छटा बिल्कुल निखार देती है। बहुत सुंदर शहर है। चलिए अगला सवाल है सीताराम जी के लिए सामान्य ज्ञान का। देश की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी बूंदी, सी डेगाना नागौर या डी बीकानेर? बूंदी में सर। बूंदी आपने कहा, ये गलत जवाब है। सही जवाब है डेगाना। नागौर जिले में डेगाना में टंगस्टन की खान स्थित है। कोई बात नहीं, अभी और प्रश्न बाकी हैं और मौके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ओम प्रकाश जी से पूछते हैं सामान्य ज्ञान का प्रश्न। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ए बीकानेर व बाड़मेर, बी चुरू, सी बूंदी या डी अलवर? बीकानेर। और ये एकदम सही जवाब है। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन थोड़ी दिमाग की कमजोरी हम महसूस समझते हैं ना, हिंद भावना ऐसी हो जाती है। देखिए, जैसे ही कोई पूछता है कि पक्का, तो आदमी को लगता है कि वो हाँ। चलिए, लेकिन आप क्यों वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस पूरी करता ना अपनी, जी जी जी, कोई गलती नहीं हो जाए। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहेलियां पूछते हैं। पहेलियों को आरडी कहा जाता है राजस्थान में। पहेलियां पूछते हैं आपसे। सबसे पहली श्यामलाल जी के लिए। तीन परों की है ये चिड़िया, घर के अंदर रहती है, जब जब उड़ने लगती है ठंडी हवा बहती है। पंखा। पंखा आपने कहा, सही जवाब। क्या बात है, बिल्कुल तुरंत आपने जो है पकड़ लिया, क्योंकि शायद बहुत गर्मी होती है राजस्थान में, पंखे की बड़ी जरूरत पड़ती है। क्यों? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। हीरालाल जी, आपके लिए पहेली है। दो मुंह वाली बड़ी निराली, ऊपर से चौड़ी अंदर से खाली, पीटो मुझे तो बजते हैं बोल, और गाने बजाने में मेरा है रोल। ढोल। क्या बात है, सही जवाब। एकदम सही जवाब। आपने तो बिल्कुल पहेली के साथ ही दे दिया। चलिए अगली पहेली सीताराम जी के लिए है। सीताराम जी ये बताएं, तीन अक्षर का मेरा नाम, बहना टपकना मेरा काम, जब मेहनत ज्यादा होती है तब मेरी आमद होती है। पसीना सर। पसीना आपने कहा, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। आज तो बहुत ही वाकई, मतलब बहुत कांटे की टक्कर है सचमुच में। जी बिल्कुल। ठीक है, ओम प्रकाश जी से पूछते हैं। ओम प्रकाश जी, सोने की वो चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं पर बहुत है उसका भार। जिसमें वो
देखो वो सोने को पिघाड़ते हैं ना। सोने को पिघालने वाला नहीं, ये तो नहीं, गलत गलत जवाब है। चलिए, मेरे ख्याल से सीताराम जी को लेकिन समझ। आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसके अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद सीताराम जी बताना चाहेंगे। सर मैं बताता हूँ जी। इसको 4 पहिया खाट बोल दो। अरे वाह, एकदम सही बात है, जोरदार तालियां। देखिए सोने की चीज है पर सुनार नहीं बेचता। गोपाल जी, जी गुरपाल जी। मुंबई में जैसे शेर बाजार है, यहाँ पर क्या बेर बाजार है? गुरपाल जी, जी गोपाल जी। लगता है आपका बेर खाने का मन हो रहा है। बहुत। अभी लेते हैं एक छोटा सा बेर वाला ब्रेक। जानने का वक्त आ गया है कि कौन है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। लेकिन ये जानने से पहले मैं अपने जजेस से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आ जाएं और अपने प्रतियोगियों से भी ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। बेर खाने में हमने बिल्कुल देर नहीं लगाई और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भी देर नहीं लगाएंगे। जजेस, एक बार आप अपना हिसाब लगा लीजिए कि कुल मिलाकर सभी प्रश्नों के उत्तर मिलाकर कौन रहे इस चरण के विजेता। दूसरे नंबर पर हीरालाल जी, सीताराम जी और ओम प्रकाश जी बराबर में रहे। क्या दूसरे बात नंबर है, पर। क्या बात है। दूसरे नंबर पर 3 लोग हैं, हीरालाल जी, ओम प्रकाश जी और सीताराम जी, तीनों दूसरे नंबर पर है। मतलब तीसरे और चौथे नंबर पर कोई नहीं है। कोई नहीं है। इसमें जैसे आपने 3-3 प्रश्न आपने किए हैं, जी। जिसमें से फर्स्ट नंबर पर श्यामलाल जी तीनों का उत्तर दे पाए, ये फर्स्ट नंबर पर रहे। पहले नंबर पर श्यामलाल जी। पहले नंबर पर श्यामलाल जी हैं। जोरदार तालियां, क्या बात है। जानने का वक्त आ गया है कि कौन है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। लेकिन ये जानने से पहले मैं अपने जजेस से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आ जाएं और अपने प्रतियोगियों से भी ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। चौथे नंबर पर ओम प्रकाश जी रहे हैं। चौथे नंबर पर ओम प्रकाश जी। आज की प्रतियोगिता के तीसरे विजेता सीताराम जी चौधरी। तीसरे विजेता सीताराम। सीताराम। आज की प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहे हैं हीरालाल जी गुर्जर। दूसरे नंबर पर हीरालाल जी। हीरालाल जी गुर्जर। आज की प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त किया श्यामलाल ने। श्यामलाल गोस्वामी जी प्रथम। श्यामलाल को धन्यवाद मैं सभी प्रतियोगियों का करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रतियोगिता में हिस्सा बिल्कुल लिया। कांटे की टक्कर रही और सभी हमारे लिए बराबर रहे। कोई ना कोई एक को जीतना था। श्यामलाल जी आज थोड़ा आगे निकल गए और बाकी सबको बहुत बहुत बधाई और सभी के लिए एक बार तालियां जोरदार तालियां। और एक बार हमारे जजेस के लिए तालियां, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ यहाँ पर खेती के इस अड्डे पर आए, अपना ज्ञान भी दिया और इसमें हिस्सा भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, जी गुरपाल जी, कड़ी का अंत हो गया है, चलें या यहीं बैठे रहेंगे? थोड़ी देर यहीं बैठते हैं गुरपाल जी। अच्छा लग रहा है।
जी अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल की धड़कनें बड़ी हुई सी लग रही हैं। लग रहा है कोई अभी मुझे बोलेगा चलिए आपके पास मात्र 90 सेकंड है या 1 मिनट का समय है। आपको ये एहसास हो गया होगा कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना कोई आसान काम नहीं है। जी हाँ, प्रतियोगिता जीतना तो बड़ी बात है, लेकिन जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं वो भी छोटी बात नहीं है। जी, तो चलिए फिर मैं प्रश्न उत्तर का चरण आपके साथ शुरू करता हूँ। तैयार हैं आप अपने सवाल के लिए? आप यहाँ बैठे ही हुए हैं तो मैं आपसे सवाल भी पूछ लेता हूँ। अब तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई हैं, चलिए पूछ ही लीजिए। तो गोपाल जी, आपका सवाल है, जी इस कड़ी में आपको सबसे अनोखी बात कौन सी लगी? 4 ऑप्शन भी दूं क्या? जी 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 वो भी चाहिए। जी हाँ। ए, टॉफी वाली बात। जी बी, ट्रॉफी वाली बात। जी सी, ट्रॉफी वाली बात। या डी, इनमें से कोई नहीं। जी वही, मुझे तो अनोखी बात वही लगी। वही? वही बी, सबको मिली ट्रॉफी। चारों को ट्रॉफी मिल गई, बड़ी अनोखी बात है ये। यही अनोखा लगता है ना आपको हमेशा? जी। और फिर मैं बोलता हूँ चलो आपको टॉफी मिल गई और ये वो ब्ला जी ब्ला हाँ, ब्ला ब्ला जी ब्ला हाँ, ब्ला। जी हाँ। तो मुझे मतलब ट्रॉफी मिलेगी। हाँ, मिलेगी, क्योंकि मिलेगी। हमेशा आप कहते हैं सबको मिली ट्रॉफी और आपको मिलेगी टॉफी। जी जी मिलेगी। लाइए दीजिए फिर। ऐसे करता हूँ, जी इस बार मैं टॉफी का जो छिलका है ना, उसका रैपर, जी जी। वो दे देता हूँ आपको। नहीं वो आप रखिए। ये मैं रखूँ? जी। दोनों चीजें मैं रखूँ? नहीं टॉफी मुझे दीजिए। टॉफी आपको दो, छिलका मैं रखूँ? नहीं छिलका आप रखिए, ट्रॉफी भी आप रखिए, टॉफी मुझे दे। नहीं नहीं, ट्रॉफी आप ले लीजिए। ये देखिए मेरे पास ट्रॉफी है बहुत अच्छी आपके लिए, मैं टॉफी ले लेता हूँ। चलिए मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं मुझे टॉफी चाहिए। वो मेरे मुंह में है। देखिए, अरे नहीं देखिए मैंने कहा था मुझे बी, ऑप्शन बी, सबको मिली ट्रॉफी, मुझे मिली टॉफी। आइए आइए। अरे नहीं टॉफी दीजिए भाई, ऐसे नहीं। यहाँ पर रखे हैं कुछ फूल और उन्हीं फूलों के पत्ते और कुछ अन्य पत्ते हमने इसमें डाल दिए। आपको वहां से जाके एक फूल चुनना है, उसका पत्ता ढूंढना है और आगे हमें देना है। कुल प्रक्रिया के लिए आपको मिलेगा 60 सेकंड का समय। चारों चरण पूरे हो चुके हैं। हमेशा की तरह कांटे की टक्कर रही, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। मैं जजेस से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सामने आ जाएं